नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी बिना लड़े ही जीत गई। दरअसल इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन रद्द हो गया और बाकी बचे 8 उम्मीदवारों ने एक एक करके अपने नाम वापस ले लिए, जिससे बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत हो गई। आखिर क्यों रद्द हुआ कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा, पहले ये जान लीजिए। तो बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर आपत्ति जताई थी। दावा है कि कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी के नामांकन पत्र पर 4 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर थे, जिनमें से वो 3 प्रस्तावकों को चुनाव अधिकारी के सामने पेश ही नहीं कर पाए। रविवार को दोनों पक्षों ने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश की और आखिरकार कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा खारिज कर दिया गया। तो आरोप यह है कि नीलेश ने अपने नामांकन पत्र पर 4 में से 3 प्रस्तावकों के फर्जी हस्ताक्षरों का इस्तेमाल किया। जिन 3 प्रस्तावकों ने अपने हस्ताक्षर फर्जी होने का दावा किया है, वो तीनों ही कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी के बेहद करीबी हैं। इसमें एक उनके बहनोई, एक भतीजा और एक उनके कारोबारी पार्टनर हैं। चूंकि ये तीनों नीलेश कुंभानी के करीबी लोग हैं, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उनके हस्ताक्षर फर्जी हैं। घटना के बाद से तीनों लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब इस पर राजनीति तेज है। सूरत से कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा खारिज होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा है कि तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया गया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है। लेकिन इस पूरे मामले में कई संदेह हैं, शक और सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप यह है कि कांग्रेस प्रत्याशी ने जानबूझकर अपना पर्चा रद्द होने के हालात बनाए। शक यह है कि बीजेपी ने उनके साथ डील की और चर्चा यहां तक है कि वो बीजेपी में ही अब शामिल हो सकते हैं। एक आरोप बीएसपी उम्मीदवार प्यारेलाल को लेकर भी चल रहा है। दैनिक भास्कर में खबर छपी है, जिसके मुताबिक क्राइम ब्रांच ने उनकी घेराबंदी में मदद की है। तो असली सवाल यह है कि इस निर्विरोध निर्वाचन के पीछे किस तरह की राजनीति चली, कैसा खेल चला। एक सवाल नोटा को लेकर भी पूछा जा रहा है। नन ऑफ द अबव, नोटा ये विकल्प है वोटरों के पास। क्या नोटा का विकल्प रहते किसी उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जा सकता है? क्या उन वोटरों का हक ये छीनना नहीं है जो नोटा का विकल्प आजमाने की सोच रहे थे? हालांकि चुनाव आयोग अपने फैसले को सही बताता है, लेकिन सवाल बाकी हैं। आइए पहले आपको सुनाते हैं कि अलग अलग पक्षों की दलीलें क्या हैं, उनके दावे क्या हैं। तो सबसे पहले सूरत के जो नए सांसद हैं, जिनकी जीत की घोषणा कर दी गई, मुकेश दलाल, वो क्या कहते हैं, सुनिए। घटनाक्रम में क्या है, कांग्रेस का फॉर्म रिजेक्ट हुआ और बाकी जो उम्मीदवार थे, इन्होंने नरेंद्र भाई मोदी साहब का जो विकसित भारत की जो कल्पना है, इनको साथ देकर अपना फॉर्म विड्रॉ कर लिया। बस यही चीज है। जो पक्ष देश को संभालने की सपना देख रही हो, वो अपने सपोर्टर को नहीं संभाल कर रही है, दरखास्त करने वालों को नहीं संभाल पा रही है, वो देश क्या खाक संभालेगी? कांग्रेस को सोचना चाहिए, इसमें हमको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और आइए अब सुनते हैं कि जिला कलेक्टर जो हैं, निर्वाचन अधिकारी जो हैं, उनका इस पर क्या कहना है। इसमें कहाँ सही कहाँ गलत, क्या कोई गड़बड़ भी हुई है? सौरभ पारधी, जिला कलेक्टर को सुनिए। In pursuance of the provisions contained in subsection 2 of section 53 of the Representation of the People Act 1951, read with sub-rule 1 of the Rule 11 of the Conduct of Election Rules 1961, I declare that Shri Mukesh Kumar Chandrakant Dalal, 84 Mehernagar Society, behind Alishan Conclave, Adajan, Surat, sponsored by Bharatiya Janata Party, has been duly elected to fill the seat in that house from the above constituency. तो मुकेश दलाल जो विजेता हैं, उसकी घोषणा कर दी गई है, लेकिन सवाल बहुत बने हुए हैं और कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोहिल ने इस पर सवाल उठाए हैं। इसमें धोखाधड़ी की, इसमें खरीद फरोख्त की
पैसे देने के आरोप, तमाम तरह के आरोप लगा रही है कांग्रेस। मेरे सूरत के कैंडिडेट के ऊपर काफ़ी प्रेशर डाला गया, खरीदने की कोशिश हुई, डराने की कोशिश हुई। उन्होंने आज खुद मीडिया को कहा है कि ये सारी चीज़ें उनके ऊपर हुई। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने मुझे बताया था, तो मैं एंडोर्स करता हूं कि उन्होंने मुझे कहा था कि उनके ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही है। जब वो नहीं डरे ना खरीदे गए, तो जिन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म में सिग्नेचर की थी, उन लोगों की एफिडेविट लाके पुलिस के साथ, अंडर पुलिस, इन सबको लाके कहा गया कि ये सिग्नेचर हमारी नहीं है। आज का वक्त मिला था, हमारे वकीलों ने कहा कि कानून कहता है कि हमें उनको क्रॉस करने का अधिकार है। आप लाइए उन चारों को, हम पूछना चाहते हैं चारों को पुलिस कहां लेके गई, क्या हुआ? उसको इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी थी कि उनको वहां पे पेश करें, कोई पेश नहीं हुआ। तो मैं मांग करता हूं कि सियो मोटो इलेक्शन कमीशन इसको रिव्यू करें और मेरे कैंडिडेट को चुनाव लड़ने की इजाज़त दें। तो इलेक्शन कमीशन क्या इससे अब सो मोटो रिव्यू करेगी? वैसे पूर्व संयुक्त निदेशक चुनाव आयोग के हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन, उनसे एनडीटीवी पे हमने बातचीत की, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि इसमें ज़्यादा रोल रिटर्निंग ऑफिसर ने जो किया है वो सही है, और इसके पहले जो उनके वकील रहे होंगे कैंडिडेट के, उनका रोल है। जो फॉर्म भरा गया, जिनके सामने भरा गया, उन लोगों का रोल ज़्यादा है। बाकी जो चुनाव आयोग है, रिटर्निंग ऑफिसर है, उन्होंने नियम के अनुसार कुछ भी गलत नहीं किया है। इसमें अब कहने के लिए कुछ रह नहीं जाता। आपने देखा हो, कोई इसी बात की बात नहीं है। आप देखेंगे राज्यसभा में भी ऐसे ही होता है कि अगर नॉमिनेशन के लिए लोग आते हैं और विड्रॉल कर लेते हैं, तो जो कैंडिडेट अकेला रह जाता है उसको चुना हुआ घोषित कर दिया जाता है। ऐसा रिटर्निंग अफसर का प्रावधान है, और रिटर्निंग अफसर के चैलेंज को ये ऊपर करेंगे तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब चुनाव के लिए कोई कैंडिडेट सामने नहीं है तो नोटा कहाँ दबेगा, या किसी पार्टी का सिंबल कहाँ दबेगा? जब है ही नहीं, तो इसलिए क्या होगा? आप देख रहे हैं इसमें नोटा का कोई अब रोल रहा नहीं, क्योंकि कैंडिडेट ही नहीं है, तो उसमें किसको वोट देंगे? और वहां पर नोटा तब दबेगा जब मशीन यूज होगी। तो साहब बता रहे हैं पूर्व चुनाव अधिकारी के नोटा का कोई रोल इसमें रहा नहीं। अब हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नीति जैन और कांग्रेस प्रवक्ता जय नारायण व्यास दोनों मौजूद हैं। जय नारायण व्यास, कांग्रेस कई सवाल उठा रही है, पर इसमें आपको क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही है? अब जो प्रस्तावक थे वही लापता हो गए हैं, उन कहीं मिल नहीं रहे, और सवाल बीजेपी ये कह रही है कि आप लोग अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो फिर उसमें दूसरा कोई क्या कर सकता है? सही है, ये इनकी लॉजिक है, मगर बात दरअसल ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी गुजरात में 26 से 26 सीटें हस्तगत करने के ख्वाब में राजती थी, वो आज इतनी पस्त स्थिति में है कि करीब करीब वो लोग अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुके हैं। अब आते हैं मूल मुद्दे पे। रिटर्निंग ऑफिसर का फर्ज बनता था कि जो सिग्नेचर वो फर्जी तय करता है उसकी पुख्ता जांच की जाए, इंक्वायरी की जाए। गुजरात के पास सबसे अच्छी फॉरेंसिक लेबोरेटरी है। फॉरेंसिक लेबोरेटरी की राय लिए बिना ये आप तय कैसे कर सकते हो कि ये फर्जी है नहीं फर्जी है? जो 4 पेपर है, तो आप कह रहे हैं कि जो सिग्नेचर्स जिनको फर्जी बताया गया है उसकी ठीक से जांच नहीं हुई। सुनिए तो आप 2 मुद्दे मैंने बताए, 2 मुद्दे नहीं बताने देना है तो मैं नहीं बताऊंगा। हाँ बताइए। तय किया है कि मेरी आर्ग्यूमेंट ही मैं पूरी ठीक से नहीं रख पाऊं, तो मेरे अरे जो आप कहिए, मैं आप ही की बात कह रही हूँ, आप बिना सुने नाराज हो रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि क्या जांच ठीक से नहीं हुई मैडम सिग्नेचर की? आपकी कदर करता हूँ, आप मुझे हेल्प करने के लिए बहुत आतुर है, मगर मैं ये आपकी इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं हूँ, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मेरी लिंक टूट जाती है। तो मैं ये बता रहा था कि चारों स्टैम्प पेपर एक ही जगह से खरीदे जाते हैं, एक ही सीरियल नंबर के मुताबिक है, एक ही नोटरी के पास नोटराइज किए जाते हैं, एक ही भाषा है सिवा की सिग्नेचर को छोड़कर, और निर्वाचन अधिकारी ये कुछ देखे भी ना अपना निर्णय दे देते हैं कि ये फर्जी सिग्नेचर थी और इसलिए फॉर्म रद्द होने के पात्र है। मैं समझता हूँ कहीं कुछ गड़बड़ है, उनकी नीयत ठीक नहीं थी। जैसे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने बताया
कि हमारे उम्मीदवार पे काफी दबाव था, और ये सब कुल मिला के जिस तरह से पुलिस का भी उपयोग हुआ है, कुल मिला के ये सोची समझी एक रणनीति के मुताबिक कांग्रेस ने ये उम्मीदवार जो खड़ा रखा था उसको कैसे भी करके डिस्क्वालीफाई करके सीट को अनकंटेस्टेड करने का प्रयत्न किया। उसमें बीएसपी रह जाती थी तो बीएसपी के साथ अंडरस्टैंडिंग करके बीएसपी का फॉर्म भी वापस चला गया। तो ये एक साजिश है। ठीक है, बीजेपी आप कह रहे हैं, ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली। अब आप नीति जैन को मौका दें, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। ये कांग्रेस का कहना है, जयनारायण साहब जैसा कह रहे हैं, जयनारायण व्यास, और उसके पहले शक्ति सिंह गोहिल ने भी कहा कि ये एक पूरी साजिश है, ठीक तरह से सिग्नेचर की जांच नहीं हुई, बिना फोरेंसिक लैब में भेजे सिग्नेचर को जाली करार कैसे दे दिया गया, और ये एक हताशा दिखा रहा है। और साथ ही कई सवाल उठ रहे हैं जिस तरह से इस नामांकन को रद्द कर दिया गया हड़बड़ में। नीति जैन। नगमा जी, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को आजकल हर चीज में साजिश ही नजर आती है। ये पहली बार नहीं है कि अनअपोज्ड कोई एमपी जो है वो सिलेक्ट हुए हैं। एसपी की डिंपल यादव 2012 में ही हुई थी। उस टाइम पे हमारे एक कैंडिडेट थे जिनका नॉमिनेशन रद्द किया गया था, वो अनअपोज्ड जीत गई। हम लोगों ने आकर उस टाइम नहीं कहा कि डेमोक्रेसी खतरे में है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि उस समय नोटा नहीं था, अभी नोटा रहते हुए ये होना क्या वोटरों का, जनता का वोटिंग का हक छीना गया है। मैं नोटा का आपको ये समझा देती हूँ कि अगर टोटल 100 वोट है, उसमें से 3 वोट पड़े एक पार्टी को, बीजेपी को, 2 वोट पड़े कांग्रेस को, 95 वोट पड़े नोटा को, तो ऐसा नहीं है कि नोटा जीत जाएगा। जिसको 3 वोट मिले हैं वो जीत जाएगा। सो नोटा इज सिंपली आपका एक हक है कि आपने ये रजिस्टर किया कि आपको दोनों में से कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है। लेकिन अगर नोटा की मेजॉरिटी भी आती है तो ऐसा नहीं है कि नोटा जीत जाता है, तो भी जीतते 2 में से एक ही जो प्रत्याशी है वो ही जीतता है। तो नोटा का रोल, अगर कोई प्रत्याशी ही नहीं है तो उसमें कोई रोल रह नहीं जाता है। पर नीति जी, ठीक है, आपने बहुत अच्छी तरह समझाया कि नोटा का कोई रोल नहीं है। लेकिन अब ये बता दें, जैसे कि कांग्रेस की तरफ से आरोप और कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थियरीज में सामने आ रही हैं कि ये जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वही शायद अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। नीति जी, देखिए, कॉन्स्पिरेसी थियोरीज पे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन अगर उनको लगता है ऐसा ठीक है भी, तो भी उनको अपने ही गिरेबान में झांकने की जरूरत है, तो भी गलती हमारी नहीं है। दूसरा, ये कह रहे हैं कि फॉरेंसिक्स से आपने जांच नहीं कराई। सर, जिन लोगों ने साइन किया उन्होंने सामने से खड़े होके बोल दिया कि ये हमारा सिग्नेचर नहीं है, तो वो विड्रॉ तो होगा ही ना। अब आप बोलेंगे कि नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे हो, अब आप झूठ बोल रहे हो, पहले जो साइन हुआ था वो सही है। तो जिन लोगों ने साइन किया उन्होंने खुद से बोल दिया कि नहीं ये हमारा साइन नहीं है, तो आप लोग गए हैं ईसी के पास, आप लोग गए हैं हाई कोर्ट के पास, जो भी उसमें प्रक्रिया होगी वो ली जाएगी। लेकिन हर चीज पर निकल कर आना कि हर चीज में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और साजिश और डेमोक्रेसी खतरे में है, तो ये कहीं का सोल्यूशन नहीं है। जैसे बीएसपी के भी उम्मीदवार जैसे बैकआउट कर गए, बैठ गए, बीएसपी उम्मीदवार प्यारेलाल, उनको लेकर भी ये खबर अब छप गई। दैनिक भास्कर की खबर थी कि क्राइम ब्रांच ने उनकी घेराबंदी में मदद की। अब ये 3 लोग जिनका सिग्नेचर फर्जी है, नीति जैन, वो भी लापता हो गए हैं, वो मिल ही नहीं रहे, जबकि उस कैंडिडेट के रिश्तेदार हैं। आपके पास जब तक इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, अब जिन लोगों ने अपने आपने बोला उनके रिश्तेदार थे, आप बोल रही हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी शक्ति सिंह जी का बयान आप चला रही थी, वो कह रहे थे वो दबाव में नहीं आए, इसलिए उन्होंने उनके प्रपोजर्स को लुभावने वो दिए, ऑफर्स दिए। तो अब ये तो कहीं पर आप, ये कांग्रेस पार्टी खुद ही नहीं टिक रही है। एक कह रहे हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, एक कह रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी के दबाव में नहीं आए इसलिए प्रपोजर्स को अपने साथ मिलाने की कोशिश की गई है। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी थियोरीज है ना, ये कहीं रुकती नहीं है। तो जब तक आपके पास किसी चीज का प्रूफ ना हो, मैं कंस्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर जाकर उनको एक्सप्लेन करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। ठीक है, जय नारायण व्यास जी इसका जवाब देंगे कि अलग अलग बातें हो रही हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं उनके ऊपर, आप जैसे कह रहे थे, दबाव बहुत है बीजेपी का, लेकिन कोई इसका सबूत नहीं। और वो 3 लोग जो उनके रिश्तेदार थे, जो उनके प्रस्तावक थे, वो कहाँ? अब अगर वो ही विथड्रॉ कर जाते हैं और कहते हैं कि हमारे सिग्नेचर्स नहीं है, तो इसमें दूसरे की क्या गलती? देखिए, मैं करीब 7 चुनाव लड़ चुका हूँ, और जो विड्रॉल की प्रक्रिया है या फॉर्म डिपोजिशन की प्रक्रिया है, कहीं भी कोई शक है तो उसका वेरिफिकेशन करना, खुद को सेटिस्फाई करना निर्वाचन अधिकारी की फर्ज बनती है। ये नहीं हुआ है, और मान लिया उन्होंने आके कहा, वो भी पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर आके कहा
बीएसपी के कैंडिडेट को क्राइम ब्रांच पकड़ के लाई कहीं से विड्रॉ करने के लिए। ये क्या है सर? साजिश पर नहीं ये है जो तो क्या है? रिश्तेदार हैं इनके तीन, Blatant- आपके कैंडिडेट के जो blatant 3 misuse रिश्तेदार of थे, government उनका machinery. क्या हुआ? वो This लोग is तो खुद ही blatant- इनकार कर रहे हैं ना this is- कि उनके सिग्नेचर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो रिटर्निंग ऑफिसर को he has to record his opinion that I have verified and found that these signatures are fake. And what led him to believe that it has to be a speaking statement? आप कुछ भी नहीं करो और जजमेंट दे दो, ऐसे थोड़ा चलता है। और फिर वो इट विल बिकम मैटर ऑफ सब जुडिस। जो पंजाब में हुआ मेयर के इलेक्शन में, वो क्या था? यही तरीका चलिए, था। तो अभी आप लोग क्या कह रहे हैं? अब ईसी को इसके ऊपर अब नहीं, कार्रवाई हम कह करनी रहे हैं, चाहिए। हमें देखिए, अभी जहां तक बीजेपी का सवाल है गुजरात में, पहले वो 26 से 26 ले आएंगे, ऐसा हुंकार उन्होंने किया था। अभी आज की तारीख में कितनी जाएगी उसका हिसाब लगाना भी उनको अभी ठीक से नहीं पड़ता है। तो अच्छा, तो आप कह रहे हैं एक कि और ये क्षत्रिय साजिश भी आंदोलन है चल और रहा है, बीजेपी एक और कांग्रेस जो आदिवासियों है को नाराज करके गुजरात बैठे में हैं। बहुत इस समय कंफर्टेबल नहीं है और इसलिए इस तरह की एक तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि वो इस तरह की कार्रवाई इसलिए कर रही है। लेकिन कई सवाल इसमें हैं कि ये किस तरह की साजिश हुई है। दूसरे की कांग्रेस के कैंडिडेट जो क्या वो ही अब बीजेपी में जा सकते हैं, ये भी एक तरह की थियरी उठ रही है। और जो उनके प्रस्तावक थे वो कहाँ लापता हो गए हैं, उनके सिग्नेचर की जांच पड़ताल ठीक से नहीं की। ये कांग्रेस कह रही है कि रिटर्निंग ऑफिसर का ये काम था कि वो किया जाता। तो ये सवाल बने हुए हैं और बहुत दिलचस्प रहा ये सूरत का चुनाव, जहां पर निर्विरोध पहले ही घोषित कर दिए गए हैं। बीजेपी के उम्मीदवार विजयी घोषित हो गए हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं 5 की बात में और उसके बाद 100 साल बाद एएमयू में महिला वीसी। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में करीब 100 साल के बाद एक महिला कुलपति की नियुक्ति हुई है। प्रोफेसर नईमा खातून एएमयू के कुलपति के रूप में नियुक्त हुई हैं। नईमा खातून 2014 से एएमयू की विमेंस कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। प्रोफेसर नईमा खातून के पास राजनीतिक मनोविज्ञान में पीएचडी की डिग्री है। लोकसभा चुनावों की वजह से आचार संहिता लागू होने के मद्देनज़र चुनाव आयोग से भी नियुक्ति को लेकर मंजूरी मांगी गई थी। आयोग ने कहा कि उसे एएमयू वाइस चांसलर की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव पर आचार संहिता के दृष्टिकोण से कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते इसका राजनीतिक लाभ नहीं लिया जाए। एएमयू ने वाइस चांसलर पद के लिए 3 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया था और अंतिम चुनाव के लिए पिछले साल नवंबर में इसके नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपे थे। इस दौड़ में एएमयू के फैकल्टी ऑफ मेडिसिन के पूर्व डीन प्रोफेसर मुजफ्फर उरूज रब्बानी, पटना के चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा भी थे। हम इसका बहुत ही भरपूर स्वागत करते हैं और ये काफ़ी समय से ये प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन 104 साल बाद ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है कि 104 साल बाद पहली बार एएमयू एक्ट की जो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोविज़न है उससे निकलकर पहले कोई महिला पैनल में पहुंची और उसके बाद माननीय राष्ट्रपति महोदया ने उनके चयन पर मुहर लगाई है। तो इसे हम बहुत ही एक तरह से प्रेरणादायक निर्णय मानते हैं। यूनिवर्सिटी की पूरी तारीख में ये पहली वाइस चांसलर हैं जो फीमेल हैं और
ये एक तरह से एक बहुत ही हिस्ट्री क्रिएट हुई है। उत्साह मैं देख रहा हूँ उसमें स्टूडेंट्स में, टीचर्स में, और उसके अलावा जो है जो अलीगढ़ की जो लार्जर सोसाइटी है उसके अंदर मैं बहुत उत्साह देख रहा हूँ। और कोई भी जब नई चीज़ होती है तो लोगों में उत्साह भी होता है और बहुत उम्मीदें भी होती हैं, और मेरी ये ख्वाहिश है और मुझे इस पे भरोसा भी है कि वो इन उम्मीदों पर खरा भी उतरेंगी। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। और अब मोटोरोला ट्वीट ऑफ द डे। असीम शुभकामनाएं। पवन पुत्र का समर्पण भाव समस्त राम भक्तों के लिए सदैव प्रेरणा शक्ति बना रहेगा। उनकी कृपा से विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा मिले, यही कामना है। यह है प्रधानमंत्री का ट्वीट।